Hello, Bhavesh sir, OG property transaction guru. Thank you for coming on Positive Talk sir. So sir, ये सैंपल फ्लैट जो बड़े-बड़े बिल्डर्स बनाते हैं तो वो क्या है? सैंपल फ्लैट इज अ स्कैम। सैंपल फ्लैट मतलब तुम्हारा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल पिक और एक्चुअल फ्लैट मतलब तुम्हारे आधार कार्ड का फोटो। रणवीर अल्लाबादिया, वन ऑफ द बिग नेम्स ऑफ पॉडकास्ट। उसने जो कहा है तो उस पे आप क्या कहोगे? जितने भी लोग हैं जो रणबीर को पिन कर रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि बॉस उसने कहा है, सुभाष अतुल के साथ हुआ है। कहने में और होने में फर्क होता है। सर ये ग्रुप बाइंग का क्या मसला है? बॉस IKEA.in पे जाओ। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में सेटल होना है या आपको खुद का घर खरीदना है या पैसों से धनी होना है या सोशल मीडिया पे वायरल होना है तो आ जाओ, मिलवा दूंगा ओजी भावेश यानी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन गुरु से ओनली ऑन पॉजिटिव टॉक्स विद साहिल, sponsored by Sukoon Design Studio. Sukoon Design Studio is an interior designing firm to transform your home into the place of sukoon and comfort. With their beautiful design and excellent execution, they bring your dream space to life, ensuring that every corner is filled with sukoon and happiness. If you're looking to design your space, then check out the details below and fill in your information to get the free first-time consultation. Now let's begin the Positive Talks. Hello, Bhavesh sir, OG property transaction guru. Thank you for coming on Positive Talks sir. बहुत अच्छा लगा सर आपके जो रील्स वायरल हो रहे हैं। पर बेसिकली सर हमें जानना है कि यू आर कंटेंट क्रिएटर और रियल एस्टेट गुरु, क्या है मतलब ये कंटेंट क्रिएशन कैसे शुरू हुआ सर? कंटेंट क्रिएशन में पहले से करता था। रियल इस्टेट मैंने जोड़ दिया, मतलब पैशन को मिक्स कर दिया वर्क में, और दोनों एक साथ मिक्स करके सबको दिखा रहा हूँ। सो द कंटेंट क्रिएशन ज़्यादा पसंद है या रियल एस्टेट? दोनों भी ज़्यादा पसंद है। ओके, मतलब रियल इस्टेट में कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट क्रिएशन में रियल इस्टेट। ओके। सो बेसिकली क्योंकि सर हम लोग को जैसे यूथ को और सब जो इनको पता है, यू आर द फर्स्ट दैट पर्सन जिसने मतलब कंटेंट रियल एस्टेट पे बहुत कंटेंट बनाना शुरू किया है और उस सारी चीज़ों में। सो बट अगर जो आउटसाइडर्स है बेसिकली, मतलब समझो कोई किसके पास बैकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, एंड ही वांट्स टू कम इनटू दिस रियल एस्टेट एंड ब्रोकरेज में, तो वो कैसे आ सकता ही कैन जॉइंड आईकी एज आई एडवाइज़र, जहाँ पे उनको ओवरऑल पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और रियल इस्टेट क्या है समझाया जाएगा और प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसके थ्रू वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। है? ओके सर, आईकीज का एक प्लेटफॉर्म आप तैयार कर रहे हो, बराबर? सो उसके बारे में सब बताइए, व्हाट इज दैट बेसिकली? आईकी इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग ग्रुप बाइंग प्रमोट करते हैं। ओके, मतलब सिंगल इन्वेंट्री खरीदने मत जाओ, महंगा पड़ेगा। रिटेल और होलसेल का किताब होता है, मतलब रिटेल में अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो आपको रिटेल प्राइस में मिलती है, और होलसेल में अगर कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो तो होलसेल प्राइस में मिलती है। ओके, जब हम लोग ग्रुप बाइंग से कस्टमर को बेनिफिट देते हैं तो डेवलपर को जल्दी से माल बिक जाता है, कंज्यूमर को बल्क बाइंग के हिसाब से कम में गिर जाता है, और हमारा भी विन विन हो जाता है। एंड वी आर जस्ट अ प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली जो कॉमन पर्सन है, मतलब कॉमन ह्यूमन को या जिसको घर खरीदना है, उसका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो कैसे कनेक्ट करे आपके साथ या आईकी के साथ? देखो, बजट का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जैसे कि स्टॉक मार्केट में अगर कोई स्टॉक खरीदना हो तो बॉस MRF का स्टॉक खरीदना है, वो बोलेगा मुझे तो खरीदना लेकिन मेरा बजट कम है, तो होगा नहीं ना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ऐसा ही रियल इस्टेट है, उसकी प्राइस उसका लोकेशन डिसाइड करता है। अगर उस लोकेशन का तुम्हारे पास बजट हो तो तुम ले सकते हो। बस जैसे ही तुम्हारा MRF का बजट लेने का, मतलब MRF का शेयर लेने का पैसा हो तो तुम ले सकते हो। वहाँ पे तो तुम नहीं बोल सकते कि भाई मेरा बजट नहीं है, तो शेयर ही नहीं आएगा, कोई दूसरा खरीदना पड़ेगा। वैसे रियल इस्टेट में एक लोकेशन प्राइस डिसाइड करता है, अगर उस प्राइसिंग में नहीं जा रहा है तो हमें लोकेशन छोड़ना पड़ता है। सो बेसिकली सर पूरे मुंबई में क्या प्राइसिंग्स है, मतलब सारे लोग मतलब अलग अलग प्राइसिंग्स के हो गए, तो कैसे चल रहे हैं अभी आज? देखो, मुंबई में हो या नवी मुंबई में, IKEA.in पे सारे प्रोजेक्ट लिस्टेड है, और कंज्यूमर के लिए इतना इजी कर दिया IKEA.in पे। कैसा होता है कि निगोशिएशन स्किल कस्टमर के पास नहीं होती। ऑफ कोर्स वो रोज थोड़ी घर खरीदता है,
जैसे मम्मी रोज सब्जी खरीदने जाती है तो मम्मी के पास सब्जी की निगोशिएशन स्किल है, मतलब कोथंबीर लेने जाएगी तो कड़ी पत्ता सब्जी वाले से फ्री लेके आएगी, क्योंकि ये मम्मी के रोज का काम है। वैसे ही रियल एस्टेट में कस्टमर को निगोशिएशन नहीं करना आता, इसके लिए मैंने आईकी में दिया हुआ है फाइनल प्राइस बटन, जहाँ पे अगर कस्टमर क्लिक करेगा उसको 24 आवर्स के अंदर उस प्रोजेक्ट की रॉक बॉटम प्राइस आएगी। उस प्राइस में अगर किसी ने खरीदा उस बिल्डिंग में तो बॉस वो मेरा कस्टमर होगा, नहीं तो सबको महंगा गिरेगा। सर कंटेंट क्रिएशन जब शुरू किया था तब कौन सी वो रील आपकी वायरल गई थी, आपको याद है? ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम सैंपल फ्लैट्स बहुत नए थे। आज हर कोई कर रहा है, कॉमन हो चुका है सैंपल फ्लैट दिखाना। उस टाइम पे बहुत नया था, ओके, और लोगों को पसंद भी आ रहा था। कैसा है कि मैं लेविश फ्लैट्स बता रहा था और लोगों का घर लेविश नहीं होता, अनटाइडी होता है, मतलब एक लग्जरी फील नहीं आती है। तो वो देखने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आता था कि क्या ऑर्गेनाइज घर है, क्या सुंदर लाइटिंग है, क्या सुंदर डिज़ाइन किया हुआ है। तो अभी तो कॉमन हो चुका है, मतलब आज हर कोई रियल एस्टेट में सैंपल फ्लैट दिखा रहा है, तो वो कॉमन हो चुका है। आपका बाद में जो रील वायरल होने लगे थे वो डीमार्ट वाले थे, वो आज भी चल रहे हैं कि कैसे? वो कैसे सोचा था आपको तभी? डीमार्ट ऐसे सोचा था कि एक मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट था कि जब मैंने देखा कि बर्गर किंग मैकडी के बाजू में अगर दुकान डाल के मैकडी का लेवरेज ले सकता है, तो बॉस व्हाई नॉट मी, कि अगर डीमार्ट घर का सामान बेच रहा है तो मैं घर बेच रहा हूँ, तो बॉस डीमार्ट के आजू बाजू में लेते हैं, तो इसलिए मैंने डीमार्ट के ऊपर ही घर ले लिया, मतलब ऑफिस ले लिया। सर बट ये रियल एस्टेट में आना ये आपका फिक्स था पहले से? व्हाट वाज द प्लान इन द बिगनिंग? जब आपके कॉलेज टाइम से आप जा रहे थे तभी आपको रियल एस्टेट में ही आना था, ये कंटेंट क्रिएशन ही करना था, तब क्या दिमाग में चल? नहीं, एक्चुअली रियल एस्टेट में आना नहीं था, मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा था। शुरू मजबूरी में किया था, लेकिन अभी मज़ा आ रहा है। ओके, मजबूरी में क्यों किया था सर? मतलब कंटेंट क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस था और तब टिकटॉक चलता था और टिकटॉक बैन हो गया, तो घर वाले बोले कि हो गया तेरा, अभी करेगा काम? तो बोला हाँ ठीक है चलो काम करता हूँ, लेकिन काम में मन नहीं लग रहा था क्योंकि पैशन नहीं था, तो मैंने काम में पैशन डाला, मिक्स किया और लोगों को पसंद आया। सो आज सर मुंबई में जो रीडेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें एक पुअर पर्सन जिसका घर है वहाँ पे, सो दे हैव समवेयर इनसिक्योरिटीज़ है उनके घर में कि उनको रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये रीडेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स मुंबई में चल रहे हैं उसके ऊपर आप क्या बोलोगे? देखो, रीडेवलपमेंट में ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, इस पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें स्ट्रक्चर नहीं है कि रीडेवलपमेंट शुरू कहाँ से होगा और ख़त्म कहाँ होगा। सबको पता है कि शुरू होगा पैसे देने से और ख़त्म होगा चाबी देने से, लेकिन इसकी बीच की जो प्रोसेस है इसमें ही सब झोल है। और जो सेक्रेटरी होते हैं वो ही असली गेम कर देते हैं। सर तो ये जो झोल है ये प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन गुरु का ये हेल्प कर सकते हैं इस झोल को समझने में या लोगों को समझाने में? मैं किसी के साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ फॉर रीडेवलपमेंट, ओके, जिससे मैं डेवलपर्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और कंज्यूमर की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। इन प्रोसेस है, जैसे आएगा अनाउंसमेंट कर दूंगा। सर सो फिर दिखा दूंगा। दिखा दूंगा। सो सर जब ये मुंबई में जो इतना रीडेवलपमेंट की काम चल रहा है, पर मुंबई बीइंग इतना छोटा, इतना ओवर क्राउडेड, तो ये सिटी के लिए बुरा नहीं है, गलत नहीं है? इतना डेवलपमेंट, मतलब कभी भी कहीं भी निकलो तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एवरी सिटीजन इज गेटिंग हैरेस फॉर दैट, तो क्या मतलब क्या हो इसका फ्यूचर क्या है मुंबई का अभी? देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर ये सेम चीज़ 20 साल पहले दुबई के सिटीजन सोचते तो आज दुबई दुबई नहीं होता। अगर आज हम ये सोच रहे तो हम चेंज एडॉप्ट नहीं कर पा रहे। चिल्ला वही रहे हैं जिनको कहीं पे दुख हो रहा है और चेंज एडॉप्ट नहीं हो रहा है। लेकिन बॉस मैं तो ये बोलूँगा ये ग्रोथ का साइन है। जो दुबई में हो रहा था 20 साल पहले वो आज हो रहा है। मतलब ये तो शर्म की बात है कि हम 20 साल लेट हो रहे हैं तो भी हो रहा है। तो मैं बोलूँगा कि इसे सपोर्ट करो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। और अगर तुम चाहते हो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हमारे मुंबई को एज अ स्लम सिटी नहीं, एज अ फ्यूचर स्मार्ट सिटी पहचाने बाहर के लोग, तो ये सहना पड़ेगा। सर बेसिकली बहुत स्कैम्स होते हैं रियल इस्टेट में, बहुत डेवलपर्स होते हैं जो
मिडिल क्लास फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा हरास करते। कभी एक एक इंसिडेंट में आपको मेरा ही खुद का बताता हूँ। एक बहुत बड़ा डेवलपर है जहाँ पे कोविड के टाइम पे, अगर आपको बताऊँ तो शायद ईएमआई देने में कहीं ऊपर नीचे हो गया, तो दैट बिल्डर हैज़ सोल्ड आवर फ्लैट बिना बिना इन्फॉर्म किए। आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था? हाँ, रजिस्ट्रेशन हुआ था बट सोल्ड कर दिया था पूरा। एंड आफ्टर दैट हम लोग ने जब ईएमआई उसका क्लियर किया और फिर हम लोग आगे का प्रोसेस के लिए उनसे मिलने गए, तब हमको पता चला कि दैट फ्लैट इज़ गॉन। बट वंस इट्स रजिस्टर ऑन योर नेम, फिर से वो कैसे री रजिस्टर्ड कैसे हो सकता है? आई डोंट नो, मतलब हम जब तक री रजिस्टर्ड तभी होगा जब आप आपके नाम का मेरे नाम पे करोगे। वो जो स्कीम्स चलते हैं ना उनके बिल्डर्स के, मतलब आई डोंट हैव दैट प्रॉपर आइडिया ऑफ। बिल्डर सबवेंशन। हाँ, जो 2% दे ये वो, तब तब वो सब बहुत चल रहा था कोविड के टाइम पे, तो हम लोग ने पहले ही लिया था। तो ये सारे स्कैम्स से कैसे कैसे हेल्प करते, मतलब कैसे बच सकते हैं? देखो कैसा होता है कि कस्टमर और बिल्डर दोनों की गलती होती है इसमें, कि कस्टमर बोल देता है कि मैं इस तारीख को मैं तुझे पैसा दूंगा, और कस्टमर डिले करवा देता है। तो बिल्डर ने क्या करना चाहिए? वैसे ही बिल्डर बोलता है मैं इस टाइम को पोजीशन दे दूंगा और डिले कर देता है, तो कस्टमर ने क्या करना चाहिए? तो बॉस इसके लिए रेरा बना हुआ है। मेरा एक अपील है रेरा से कि बॉस, जनता की बहुत कंप्लेंट है कि डेवलपर मुझे टाइम पे पोजीशन नहीं दे रहा है, डेवलपर ने मुझे झूठ कमिटमेंट की है, और कस्टमर्स रेरा को कंप्लेंट करने के लिए ऑनलाइन जा रहे हैं। तो बॉस ऑफलाइन अपना एक्सपीरियंस सेंटर डालो जहाँ पे कस्टमर्स आपके साथ वार्तालाप कर सके। अगर कस्टमर से आप रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी ले रहे हो, तो बॉस ये तो सेवा दे सकते हो। सो सर, अभी जब कोई मुंबई में घर खरीदना चाहता है या एक अच्छा फ्लैट देख रहा है, तो उसको क्या क्या देखना चाहिए, या फ्लैट देखते समय क्या गलतियां लोग करते हैं यूजुअली? गलतियां बहुत से करते हैं, लेकिन अगर आप IKEA.in पे आओगे तो आप कुछ गलती नहीं करोगे। ओके, सो बेसिकली ये एस्ट्रोलॉजी का जो खेल है, मतलब बेसिकली इन रियल एस्टेट में या बिल्डिंग में, तो उसमें आप बिलीव करते होता है ये इतना लोग जब देखते, तो एवरी कस्टमर हु इज़ कमिंग टू सी अ फ्लैट और समथिंग, तो वो जब एस्ट्रोलॉजी को उसमें डालता है, तो व्हाट आपका क्या रिएक्शन होता है? आप भी उस पर्सपेक्टिव से आते हो, बनाते हो, क्या होता है वो? हाँ ज़रूर, हम लोग करते हैं, डिपेंड्स। देखो कैसा होता है कि कोई कस्टमर बोलता है मुझे साउथ फेसिंग नहीं चाहिए, कोई कस्टमर बोलता है मुझे साउथ फेसिंग ही चाहिए, कोई कस्टमर मुझे बोलता है मुझे ईस्ट वेस्ट नहीं चाहिए, कोई कस्टमर बोलता है मुझे ईस्ट वेस्ट ही चाहिए। तो बॉस एक बिल्डिंग में ना हर प्रकार के फ्लैट होते हैं, और उस हिसाब से ही कस्टमर को टारगेट किया जाता है। ओके, ओके, हमें पता है कि साउथ फेसिंग 100 फ्लैट है, ईस्ट फेसिंग 100 फ्लैट है, तो ईस्ट फेसिंग वाले जो कस्टमर्स है वो कहाँ से आएंगे? साउथ फेसिंग वाले साउथ से आएंगे, ईस्ट फेसिंग वाले महाराष्ट्रियन आएंगे, गुजरातीज आएंगे। तो हमें वो अल्गोरिदम पता होता है, तो उस हिसाब से हम लोग वो प्रोडक्ट बनाते हैं। पूरा खेल पता है आपको अंदर। तो सर, जब हिंदुस्तान का भी बेसिकली बजट आया है, सो उस बजट में कोई रियल एस्टेट का फ़ायदा हो रहा है, या कोई कहाँ हिंदुस्तान की रियल एस्टेट की दिशा जा रही है, दुर्दशा हो सकती है, क्या आपको लगता है? देखो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बॉस रेपो रेट कम हो जाए होम लोन में। मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि जो GST लेती है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को मैं कहूँगा कि तुम हर एक चीज़ पे GST ले रहे हो, तो बॉस घर पे तो GST माफ़ कर दो। हर मतलब कपड़े पे GST, खाने पे GST, अगर आप ये माइक खरीद के लेके आ रहे हो इस पे GST है, आप घड़ी खरीद रहे हो उस पे GST दे रहे हो। तो बॉस घर एक ऐसी चीज़ है कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है किसी के लिए भी। हाँ, कोई कोई ले पाता है, सो कॉल लक्की होते हैं कि जो 5-5, 10-10 घर लेते हैं, लेकिन एक घर लेने में भी लोगों की फट जाती है, लिटरली फट जाती है। तो बॉस उस पे तो GST ना लो, जिससे लोग घर ले पाए और घर की कॉस्टिंग कम हो जाए। सो आज इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए रियल एस्टेट में? विच इज़ दैट प्लेस? ऐसे 3 जगह है, नवी मुंबई, नवी मुंबई, नवी मुंबई। ओके, क्यों ऐसा नवी मुंबई क्यों? एक डेकेड रहता है, मतलब एक टाइम रहता है, वो टाइम हर 45 ईयर्स के बाद आता है जब एयरपोर्ट बनता है। आप हिस्ट्री उठा के देखो, जहाँ जहाँ पे एयरपोर्ट बने हैं वहाँ के प्रॉपर्टी की प्राइस डबल से ट्रिपल हो चुकी है। तो बॉस अब भी नवी मुंबई की बारी है, तो गो इन नवी मुंबई। जो हुआ
इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टाइम वो यहाँ पे होने वाला है, हिस्ट्री रिपीट होने वाली है. एग्जाम्पल वेस्टर्न लाइन में आज मेट्रो चालू है. जब मेट्रो नहीं थी तब प्राइसिंग कुछ अलग थी, आज मेट्रो चालू है, आज कुछ प्राइसिंग अलग है. सेंटर लाइन में आज मेट्रो चालू नहीं है तो प्राइसिंग अलग है. ये चालू होने दो फिर प्राइसिंग अलग होगी. तो बढ़ जाएगी यहाँ पे सेंट्रल पे भी. हाँ, सेंट्रल पे भी बढ़ जाएगी. सर तो ये जो थर्ड मुंबई की बात हो रही है तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? बिकॉज गवर्नमेंट इज फोकसिंग लॉट टुवर्ड्स थर्ड मुंबई, एयरपोर्ट बन रहा है सब, तो ये सारी मार्केटिंग हो रही है. तो आपको क्या लगता है? आप नवी मुंबई तक आ गए हो पर थर्ड मुंबई के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है थर्ड मुंबई में ऐसा होना चाहिए कि बॉस देयर इज नो स्लम. ओके. स्लम नहीं चाहिए. ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि दुबई को भी शर्म आनी चाहिए कि भाई ये इंडियंस ऐसा कर कैसे सकते हैं. मतलब अगर आप देखोगे दुबई के कुछ कंटेंट क्रिएटर्स इंडिया का मजाक उड़ाते हैं. ओके, तो फिर हम भी उड़ा पाए उनका मजाक. सो बेसिकली नवी मुंबई और ये सब जो नए जगह डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए ये टैक्स के अलावा और क्या कर सकते हैं? बिकॉज कंपनीज इज समथिंग जहाँ पे लोग अट्रैक्ट हो गए और फिर लोग वहाँ पे उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे. देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है. कंपनीज को टैक्स में बेनिफिट दो, बाकी सब कंपनी कर लेगी. ओके. मतलब गवर्नमेंट से सिर्फ इतना छोटा सा मांगती है कि बॉस आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो थोड़ी सी कम कर दो. यहाँ पे ये लोग सबकी इनकम बढ़ा देंगे. सो तो आपका अभी विजन क्या है रियल एस्टेट में? व्हाट यू आर प्लानिंग इन द फ्यूचर? मैं आईकी को इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जहाँ पे लोग 5 स्टेप्स में घर बेच सके, 5 स्टेप्स में लोग घर खरीद सके और 5 स्टेप्स में लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सके. इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ. तो आपको लगता है कोई कंपटीशन स्टैंड करता है आईकी के अगेंस्ट अभी वैसा कोई इंटरनेशनली और वर्ल्ड वाइड भी? इंटरनेशनली प्लेयर्स है जो कर रहे हैं, लेकिन ये इंडिया है. सो तो आप अभी यू आर टुवर्ड्स मुंबई, नवी मुंबई एंड ऑल. इंडिया तक क्या प्लान है आपका? अब पैन इंडिया जाना है. जल्दी जाएंगे, मेहनत जारी है. सो पूरे इंडिया में जब आप नवी मुंबई पे आ गए हो, बट व्हेन इट कम्स टू कंप्लीट इंडिया तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है कि वो बहुत ग्रो हो रहा है, गुजरात भी बहुत ग्रो हो रहा है. तो ऐसे कौन से स्टेट्स आप देख रहे हो कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है? देखो, टीयर 1 है ना जो ऑलरेडी पैसा वाला है. अभी जो टीयर 2 है ये टीयर 1 बनने वाला है. तो टीयर 1 और टीयर 2 पे ज़्यादा फोकस रहेगा ओके. रेदर देन टीयर 3 पे फोकस करना. सो ये टीयर 2 में आप किस चीज़ पे, किस स्टेट और सिटी पे या इस पे फोकस कर रहे हो? टीयर 2 में हम लोग सब फोकस कर रहे हैं, बाय, सेल एंड इन्वेस्ट. मतलब हमारा यूएसपी है 5 स्टेप, जिससे हम लोग को जाना है लोगों के पास. और लोगों को स्टेप्स पता नहीं है, घर खरीदना कैसे है, घर बेचना कैसे है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना कैसे है. तो बहुत सिंपल 5 स्टेप्स लेके आ रहा हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, घर खरीद सकते हो और घर बेच भी सकते हो. सर बेसिकली जब ये अभी कंटेंट क्रिएशन की बात होती है और यूजुअली इन रिसेंट टाइम्स अगर आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे कुछ वल्गर कंटेंट्स बहुत प्रमोट हो रहे हैं और आप एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप क्या कहोगे? बेसिकली आपको पता है रणवीर अलाहाबाद है वन ऑफ द बिग नेम्स ऑफ पॉडकास्ट. उसको किस तरह से उसने जो कहा है तो उस पर आप क्या कहोगे? देखो, मुझे कहने के लिए बहुत कुछ है. करप्शन, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यहाँ रास्ते में खड्डा है या खड्डे में रास्ता है, ये बहुत कुछ टॉपिक्स है बात करने जैसे. मतलब मैं जितने भी लोग हैं जो रणबीर को पिन कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि बॉस उसने कहा है, इधर सुभाष अतुल के साथ हुआ है. कहने में और होने में फर्क होता है. ओके. जिस लड़की के 36 टुकड़े किए गए, वो किया है, वो बोला नहीं है. अगर आप बोलने पे इतना बवाल कर रहे हो तो बस उन्होंने किया है, उन पे कितना बवाल होना चाहिए. लेकिन उधर कुछ नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे लोग आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो एक्टर सेलिब्रिटीज घुस रहे हैं सिर्फ लाइमलाइट लेने के? हाँ, गंगा बह रही है तो लोग हाथ नहीं नहा के ले रहे हैं पूरा. सर ये ग्रुप बाइंग का क्या मसला है? मतलब बेसिकली लोग एक जिसको अकेले घर खरीदना है उसको क्या डिफरेंस पड़ेगा और जब ग्रुप में लोग जाएंगे तो उसमें क्या है वो? देखो, अकेले घर खरीदने जाओगे तो बॉस इन्वेंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्राइस निगोशिएट करना पड़ेगा. और एक चीज़ खरीदने जाओगे तो आपको एक चीज़ के अनुसार प्राइसिंग मिलेगी. लेकिन यदि
आप मेरे साथ आईकी के साथ ग्रुप बाइंग में आओगे तो बॉस मैं ग्रुप बाइंग में पूरी बिल्डिंग खरीदने की बात करता हूँ, तो डेवलपर मुझे डिस्काउंट रेट में देता है, मतलब मार्केट रेट से 10 to 15% डिस्काउंट रेट में मिलेगा अगर आप सब ग्रुप बाइंग में आओगे तो। नहीं तो इंडिविजुअल में हर किसी को प्राइसिंग मिल ही रही है। पर सर ये ग्रुप बाइंग अभी लोगों को कैसे समझेगा कि ग्रुप हमको एक साथ आना है, उनको बाय करना है, तो ये कैसे लोगों को समझेगा इंडिविजुअल्स को, इसको करना है, ग्रुप बाइंग में आना है, तो हाउ दे विल अंडरस्टैंड? बॉस आईकी.इन पे जाओ, ग्रुप बाइंग क्लिक करो, ग्रुप में ज्वाइंट हो जाओ, और जैसे ही हमारा कैसा होता है कि स्लॉट्स रहते हैं 25, 50 और 100। बेसिकली यू शो दैट वहाँ पे एक ऐसा फ्लैट हम बिल्डिंग लेने, बिल्डिंग के ऊपर है प्रोजेक्ट्स, ओके। हाँ, तो एक बिल्डिंग में 25 इन्वेंट्री मेरी है, 100 इन्वेंट्री मेरी है, या पूरी बिल्डिंग ही मेरी है, तो बॉस मैं ग्रुप बाइंग कर रहा हूँ, मैं उसके साथ एक चीज़ नहीं खरीद रहा, उसकी पूरी चीज़ खरीद रहा हूँ, तो मुझे मार्केट से 10% डिस्काउंट रेट में मिलता है। और बॉस मैं बाकी के ब्रोकरेज जैसा बड़ा ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता, मैं तो प्लेटफॉर्म हूँ, मिनिमम सर्विस चार्ज करता हूँ। सर पर इससे तो सर जो ब्रोकर्स है उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी, तो वो क्या है सर, उन पे क्या करोगे? देखो बॉस, मैं कस्टमर के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो बॉस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सर ये ब्रोकर्स का जो मसला है, ये मतलब जो चार्जेस वो लेते हैं, अभी आपने कहा आप सिर्फ बहुत मिनिमल प्लेटफॉर्म फीस लेते हो, पर वो जितना चार्ज लेते हैं, तो ये सब का क्या है? मतलब बेसिकली पीपल आर वेरी मच फेड अप, लोग ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म कि वो घर डायरेक्टली वहाँ से खरीद सके, बट यूजुअली ब्रोकर एक ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं, माया जाल है कि लोगों को उनके पास जाना ही पड़ता है। सो व्हाट यू विल से अबाउट दिस? देखो, ये जो तुम सवाल आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए पूछ रहे हो, ये सवाल 10-15 साल पहले किसी ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए भी पूछा होगा, जब उबर का जन्म नहीं हुआ होगा, और उबर ने आके पूरा मार्केट ऑर्गेनाइज कर दिया। तो बॉस वही कोशिश जारी है, आईकी से हम लोग मार्केट ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं। 5 स्टेप्स में घर खरीदो, 5 स्टेप्स में घर बेचो, और 5 स्टेप्स में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। तो बॉस हम लोग मार्केट ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं, जिसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब ये लगेगा तब सबका लगेगा। तो सर ये अभी आपका कंटेंट क्रिएशन का और ये एंटरप्रेन्योर का, ये दोनों की जर्नी कैसे संभाल रहे हो सर? मतलब किस पे ज़्यादा फोकस रहेगा अभी आगे, और आप कैसे मैनेज कर रहे हो? मैं ज़्यादा करके कंटेंट क्रिएशन, मतलब ज़्यादा टास्क नहीं है मेरे लिए। मेरी टीम को बोल देता हूँ, अगर कुछ दिमाग में आया तो कैमरा चालू करो, बाइट ले लो, बस दैट्स इट, ख़त्म। और बिजनेस तो चलता ही है। ग्रेट। मतलब मेरा तो ये कहना है कि बिजनेस पूरे टीम से चलता है, किसी एक के वजह से नहीं, और कंटेंट क्रिएशन एक के वजह से चलता है, अच्छा। सबके वजह से नहीं। सो सर ये सैम्पल फ्लैट जो बड़े बड़े बिल्डर्स बनाते हैं, तो वो क्या है? मतलब बेसिकली उस पर भी बहुत कुछ सुनने मिल रहा है आज। सैम्पल फ्लैट इज़ अ स्कैम। सैम्पल फ्लैट मतलब तुम्हारा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल पिक, और एक्चुअल फ्लैट मतलब तुम्हारे आधार कार्ड का फोटो। अच्छा, तो बॉस तो सिंप्लीफाई करके समझाओ सर। मतलब किसी लड़की की रील देखोगे तो रील में बहुत सुंदर दिखेगी, क्योंकि मेकअप किया होगा, और उसको सामने देखोगे तो लगे अरे ये तो अलग अलग दिख रही है, तो वैसा ही सब कुछ है। सैम्पल फ्लैट मेकअप किया हुआ रहता है, और ये पूरा रॉ रहता है। मतलब ये आधार कार्ड का फोटो है, और ये प्रोफाइल पिक का फोटो है। सो आधार कार्ड का फोटो देखो, प्रोफाइल पिक के फोटो में गुम मत हो जाओ। जो यूथ जनरेशन है, बेसिकली आवर पॉडकास्ट इज मोर टुवर्ड्स यूथ एंड कि उनको किस तरह से सोच आनी चाहिए, किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। सो हाउ यू विल एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड एक वेरी वायरल कंटेंट क्रिएटर, तो आप कैसे उनको गाइड करोगे कि उनको लाइफ में अभी क्या करना चाहिए जो स्ट्रगलिंग पीरियड पे? देखने जाऊंगा ना, जो बच्चे सुनते नहीं है, ओके, मतलब पेशेंस नहीं बचा है किसके पास, और हर किसी को हर एक चीज़ जल्दी से जल्दी चाहिए, और उस जल्दी से जल्दी में वो सब कुछ गवा देता है। ओके। इसलिए मैं हर किसी को कहूँगा कि ज़्यादा इम्पेशेंस मत रहो, पेशेंस इज द की। पेशेंस रखो, और पेशेंस इज़ अ की फॉर सक्सेस। अभी लोगों को लग रहा रहेगा कि इसको मिल गया इसलिए ये ज्ञान दे रहा है, लेकिन जब तुम्हें मिलेगा तुम भी यही करोगे। ग्रेट सर। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी बातें हुई रियल एस्टेट के बारे में एंड वी हैड अ लॉट ऑफ चैट अबाउट इट। लोगों को बहुत मालूम पड़ेगा कि ब्रोकरेज से लेके कैसे घर खरीदना है, क्या प्रॉब्लम्स है,
एनी वन हु इज़ वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, बहुत सीखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि बॉस आ जाओ, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको भावेश भाई से। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन पॉजिटिव टॉक। थैंक यू।